कर दी। प्यारे दोस्तों, बच्चों, हाईटेक तिलक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मोट। दलहनी फसल है मोट, सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल है। सर्वाधिक सूखा सहनशील करती है, सूखा ग्रहण करती है, या जहां शुष्क क्षेत्र हो वहां भी मोट को बो सकते हैं। तो देखो, मोट का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोट विग्ना विग्ना एकोनिटी फोलिया। विग्ना एकोनिटी फोलिया कुल है। आपको बताया था सभी जो दलहनी फसल है उनका जो कुल है वो है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी फेबेसी। देखो, सभी दलहनी फसलों का जो कुल है लेग्यूमिनेसी फेबेसी। इसके बाद में उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान मैंने बताया था 90% जो दलहनी फसल है उनका जो उत्पत्ति स्थान है वो है भारत। तो भारत। अब देखो, सामान्य संगठन। सामान्य संगठन पहले भी बताया था। इसमें जो क्वेश्चन आएगा, इसमें बच्चों जो क्वेश्चन आएगा वो तो एक तो प्रोटीन का आता है और एक उन्नतशील किस्में और बीज दर। ये ज्यादातर 90% जो क्वेश्चन पूछता है, एक तो प्रोटीन का, उन्नतशील किस्मों का और बीज दर का। तो देखो, प्रोटीन की ट्रिक देख लो एक बार। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। देखो ट्रिक प्रोटीन की। प्रोटीन की ट्रिक याद नहीं करनी है, प्रोटीन की ट्रिक देख लो। अब मोठ, चना, मटर, चवला या लोबिया, उड़द, मूंग, मूंगफली। तो बच्चों 20.5 या 20 मोट किए, 21 चना, 22 मटर, 23 चवला या लोबिया, 24 उड़द, 25 मूंग, 26 मूंगफली। तो देखो, ये है अपनी जो प्रोटीन है उनकी ट्रिक। मेरे हिसाब से बना रखा हूं मैं। 20 मोट, 21 चना, 22 मटर, 23 चवला या लोबिया, 24 उड़द, 25 मूंग, 26 मूंगफली। तो ये प्रोटीन की ट्रिक है। इसके बाद में देखो, सामान्य संगठन। सामान्य संगठन तो फर्स्ट जो क्वेश्चन बन रहे, दलहनी फसलों में सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल है, तो ये मोट है। सर्वाधिक सूखा सहनशील, सूखे को सहन कर सकती है। तो देखो, मोट सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल है। सूखा सहनशील फसल है। मोट सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल है। मोट में 20 से 20.5% प्रोटीन, 20 से 20.5% प्रोटीन, 1.3 से 1.5% वसा,
60% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एक चीज और है, जो बीकानेरी भुजिया बनती है, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी जो भुजिया बनती है वो मोठ से ही बनती है। मोठ की जो दाल है या मोठ का जो दाना है उससे बीकानेरी भुजिया बनती है। बीकानेरी भुजिया, भुजिया तो जाने जे, तो वह बीकानेरी भुजिया बने। अब देखो, लिख लिया, जलवायु, जलवायु देखो, मोठ, मोठ खरीफ ऋतु की फसल है। मोठ है जो खरीफ ऋतु की फसल है। मोठ खरीफ ऋतु की फसल है। खरीफ को मतलब चौमासो, चौमासा को मतलब वर्षा ऋतु, खरीफ को मतलब जो चौमासो, अबार जो अपनी फसला चाल रही जने वह सब चौमासा की फसला जे। अबार वर्तमान में जो फसला चाल रही जे वह सब चौमासा की फसला जे, वर्षा ऋतु की फसला जे। तो देखो खरीफ ऋतु जिन्हें आपने एग्रीकल्चर में कहो जे खरीफ ऋतु। तो देखो फसल बुआई के समय, फसल बुआई के समय पच्चीस 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा बढ़वार व पकते समय बढ़वार व पकते समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड 5 कम कर लीजिए। वह ट्रिक बताई जो होता ने, +5 -5। तो देखो 5 कम कर लीजिए। बढ़वार व पकते समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। देखो ये जलवायु है अपनी मोठ की, खरीफ ऋतु की फसल है, खरीफ ऋतु की फसल है। फसल बुआई के समय 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा बढ़वार व पकते समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। मर्दा, आपको बताया था मर्दा, कपास और धान को छोड़कर, नहीं बच्चे, कपास व धान ये दोनों फसल काली मृदा में उगती है। काली मृदा उपयुक्त है और सभी के लिए, काली मृदा और सभी के लिए बलुई दोमट। देखो कपास और धान, कपास और धान का याद करना है, और सभी में बलुई दोमट। तो मृदा कौन सी है? बलुई दोमट। सबसे उपयुक्त रहते हैं, सबसे उपयुक्त रहती है। देखो मृदा का अपना जो पॉइंट था बलुई दोमट। क्वेश्चन आ जाए आपके, मोठ में या मोठ की फसल के लिए किस मृदा की आवश्यकता होती है? तो सभी मृदा
ए में जैसे काली मृदा, ब में बलुई दोमट मृदा, स में सिल्ट वाली, द में उपयुक्त सभी दे देंगे, लेकिन अपने को करना है बलुई दोमट, ध्यान रखना है तो बलुई मृदा। इसके बाद में उन्नतशील किस्में, देखो बच्चों, दलहनी फसलों का मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है, एक तो प्रोटीन की मात्रा, चाहे जेट में, सीयूटी में या सुपरवाइजर में, जो मोस्ट जो चीजें हैं, प्रोटीन, उन्नतशील किस्में, बीज दर, ये चीजें आती है मोस्ट। तो देखो उन्नतशील किस्में मोस्ट है, और इसकी मैं ट्रिक भी बना रखा हूं, RMO, RMO, राजस्थान मोट, राजस्थान मोट, मोट ही पढ़ रहे हैं ना, तो देखो राजस्थान मोट, तो देखो RMO 40, RMO 225, RMO 435, जड़िया, ज्वाला, देखो इधर देखो, कंपटीशन में या बोर्ड में या कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए, मोट की कोई 4 उन्नतशील किस्मों के नाम बताइए, बोर्ड में आ जाए क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, मोट की कोई 4 उन्नतशील किस्मों के नाम बताइए, RMO लगा के आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, और वहां कंपटीशन में आ जाए तो RMO का ध्यान रखना, इससे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। RMO राजस्थान मोट, RMO 40, RMO 225, RMO 435, जड़िया, ज्वाला, ज्वाला माता कहाँ है, जोबनेर में, जोबनेर में है ना ज्वाला माता, तो ये जड़िया और ज्वाला दोनों किस्में जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित है, ध्यान रखना। देखो जड़िया, ज्वाला, ज्वाला माता जोबनेर में जे, जोबनेर में जन ज्वाला माता, तो देखो जड़िया और ज्वाला, SKN जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित, कृषि विकसित, देखो जड़िया, ज्वाला, SKN जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित, और देखो FM 96, FM 96, ये FM 96 की एक ही खासियत है, इसका जो दाना है, ये पूरी फसल है वो 58 से 62 दिन में पककर तैयार हो जाती है, 58 से 62 दिन में, FM 96 58 से 62 दिन में पककर तैयार हो जाती है। देखो FM 96 58 से 62 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो ये थी अपने उन्नतशील किस्में, उन्नतशील किस्में। RMO आ जाए, RMO ज्यादातर आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे, ऐसे नहीं पूछते भाई विकास किसकी उन्नतशील किस्म है, या जड़िया ज्वाला का पूछ सकते हैं। जड़िया ज्वाला का क्यों पूछ सकते हैं, क्यों, क्योंकि SKN कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित है, SKN कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित है, इसलिए इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जड़िया ज्वाला SKN जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित। इसके बाद में उन्नतशील ये बीज दर, बीज दर
तो देखो शुद्ध फसल के लिए 10 से 12 केजी तथा RMO 40 FM 99 किस्मों के लिए FM 99 किस्मों के लिए 15 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। देखो शुद्ध फसल के लिए 10 से 12 केजी तथा RMO 40 उन्नतशील किस्में, RMO 40 उन्नतशील किस्में, FM 99 ये भी उन्नतशील किस्में। इनके लिए पूछ ले, पर्सनली इनके लिए पूछ ले भाई RMO 40 के लिए मोट की बीज दर है, RMO 40 के लिए मोट की बीज दर है तो देखो 15 केजी। और ऐसे क्वेश्चन पूछ ले भाई मोट की बीज दर है, मोट की बीज दर है तो 10 से 12 केजी। और ऐसे पूछता नहीं है चारे के लिए मोट की बीज दर है, चारे के लिए मोट की बीज दर है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो जैसे शुद्ध फसल के लिए दाने के लिए 10 है तो चारे के लिए दुगनी 20 केजी, 20 से 25 केजी। तो चारे के लिए मोट की बीज दर है 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 4 बीघा हो जाए, 1 हेक्टेयर में 4 बीघा हो जाए तो चारे के लिए मोट की बीज दर 20 से 25 केजी। ये अपने बीज दर थी। इसके बाद में बीजोपचार, जैसे अपने कोई भी बीज को बोते हैं उससे पहले उपचारित करते हैं, बीज को उपचारित करते हैं तो वो है बीजोपचार। तो बीजोपचार आपको बताया था पिछले क्लास में, दलहनी फसलों का बीजोपचार FIR विधि द्वारा किया जाता है। दलहनी फसलों का जो बीजोपचार है वो FIR विधि द्वारा किया जाता है। तो बीजोपचार देखो दलहनी फसलों का बीजोपचार FIR विधि द्वारा किया जाता है। दलहनी फसलों का बीजोपचार FIR विधि द्वारा किया जाता है। F का मतलब फंगिसाइड कवकनाशी, I का मतलब इंसेक्टिसाइड कीटनाशी, R का मतलब राइजोबियम कल्चर। जो देख लो सभी दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का निर्माण करता है, नाइट्रोजन का निर्माण करता है। तो देखो बीजोपचार अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखो बुआई का समय, बुआई का समय। अब खरीफ ऋतु की फसल है, खरीफ ऋतु की फसल है तो बुआई का समय है 15 जून से 15 जुलाई। अरे आपने बरखा हो जाए जून माह में, जून महीना का लास्ट में हो जावे
या 20 जून का लगभग हो जावे यान बरखा हो जाए। तो जो ही बरखा हो जाए और अपना मम्मी पापा या अदर कैंडिडेट जान ट्रैक्टर अवेलेबल न हो तो ट्रैक्टर वालों वो बादे जे मक्का बाजरो ज्वार मूंग उड़द। तो 15 जून से 15 जुलाई एक महीना में सारा कंप्लीट कैंडिडेट पूरा बादे जे। तो देखो 15 जून से 15 जुलाई जो बुआई को समय जे खरीफ ऋतु को 15 जून से 15 जुलाई। अब स्याड़ा को आ जाओ रबी ऋतु का आ जाओ तो स्याड़ो पड़वा लाग जाओ जो अक्टूबर में सी लागवा लाग जाओ जो अपन तो सी लागवा लाग जाओ जो नहीं बुआई करे सरसों की करे सीसू पहली कर दे तो वो अपना भी नष्ट हो जाओ तापक्रम से नष्ट हो जाओ। तो जो ही सर्दी पड़े जे और फिर बुआई करवा लाग जाओ जे सर्दी वाली फसल की जहां जिन्हें क्यों जो रबी ऋतु। तो देखो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर रबी ऋतु के लिए जे और जायद जायद को पूछ ले आपने ककड़ी खरबूजा और तरबूजा वहां को पूछ ले तो 15 फरवरी से 15 मार्च 15 फरवरी से 15 मार्च। तो बुआई का समय 15 जून से 15 जुलाई। इसके बाद में देखो दलहनी फसलों में बुआई की जो विधि है बुआई की विधि बुआई की जो विधि है देखो एक बार बुआई की जो विधि है इन्हें क्यों जो कतार से कतार की दूरी इन्हें कई क्यों जे कतार से कतार की दूरी जिन्हें क्यों जे अपनी भाषा में उम्रा से उम्रा की दूरी उम्रा से उम्रा की दूरी। तो देखो कतार से कतार की दूरी कतार से कतार की दूरी के दे या पंक्ति से पंक्ति की दूरी। तो देखो कतार से कतार की दूरी इमा कहीं जे देखो और देखो इमा कहीं जे बीज कम रखे जे 10 से 12 केजी बीज रखे जे तो इकी जो दूरी जे वह बढ़ जाओली एक दलहनी फसला में अपवाद चियो दलहनी फसला में कहीं थी अपवाद सबकी 30 इंटू 10 से मैं बताई जो था सबकी 30 इंटू 10 से। लेकिन मोट में जो बुआई की जो विधि जे वो जो एक अपवाद क्यों छे इमा बीज कम छारियो जे बीज की कम आवश्यकता जे। तो देखो 10 से 12 केजी तो इमा जो कतार से कतार की दूरी जे वह तो रखोला 45 सेमी कतार से कतार की दूरी आ सकता है ये क्वेश्चन क्योंकि दलहनी फसलों में जो अपवाद है यह है मोट। कतार से कतार की दूरी 45 सेमी व पौधे से पौधे की दूरी देखो पौधा लग गया अपने पौधे से पौधे की दूरी तो कतार से कतार की दूरी तो ज्यादा ना कहे लेकिन पौधा से पौधा की दूरी कम ना कहे। जान सरसों और दिया तो सरसों हो रहा तो अड्डा पौधा लागियो अड्डा लागियो यान पौधा से पौधा की दूरी ना कहे। तो देखो पौधे से पौधे की दूरी 15 सेमी रखते हैं। एक बार और देख लीजिए ये खेत ने हमारा खेत ने देख लीजिए एक बार इनमें विभक्त कर दियो कतारा में पंक्तिया में रो इंटू रो यानी विभक्त कर दियो। तो देखो कतार से कतार की दूरी 45 सेमी पौधे से पौधे की दूरी 15 सेमी रखते हैं। बुआई की विधि कतार से कतार की दूरी 45 सेमी
वह पौधे से पौधे की दूरी 15 सेमी रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 15 सेमी रखते हैं। सिंचाई, अब देखो सिंचाई दलहनी फसलों की जो सिंचाई है वो सब समान जे, सब में समान जे। देखो जान दलहनी फसल जे या पौधो जे, पौधा के फूल आबासी फैली, फूल आबा का समय कर देला दे तो फूल जड़ जाओला, फूल जड़ जाओला तो फलियां कटावा होली, फूल ही जड़ गया तो फलियां कटावा होली। तो देखो ये दलहनी फसल में जो सिंचाई करे जे, फूल आने से पहले प्रथम सिंचाई फूल आने से पहले तथा दूसरी सिंचाई फली बनते समय, फली बनते समय। तो लिख लो प्रथम सिंचाई, प्रथम सिंचाई फूल आने से पहले फूल जड़े नहीं है ना, इसलिए करते हैं प्रथम सिंचाई फूल आने से पहले, तथा दूसरी सिंचाई, दूसरी सिंचाई फली बनते समय। अरे फली बनते समय सिंचाई न करना तो फलियां का जो दाना है वो खड़ाऊ बनेला, दाना खड़ाऊ बनेला, तो वह फली बनते समय सिंचाई करना अति आवश्यक है। एक तो फूल आने से पहले जो फूल ज्यादा से ज्यादा हुए, और एक फली बनते समय। फूल आबा के समय न करनी चाहिए जी, आबा के समय करेला तो फूल जड़ जाओला भयो, फूल जड़ जाओला। तो यह ध्यान रखो प्रथम सिंचाई फूल आने से पहले तथा दूसरी सिंचाई, तथा दूसरी सिंचाई, दूसरी जो सिंचाई जे फली बनते समय, दूसरी जो सिंचाई जे फली बनते समय करना अति आवश्यक है। या चाहे आपने सिंचाई फली बनते समय करना अति आवश्यक है। देखो प्रथम सिंचाई फूल आने से पहले तथा दूसरी सिंचाई फली बनते समय करना अति आवश्यक है। यह अपनी सिंचाई थी। इसके बाद में खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। अब देखो खाद तो ते जाने ये अपना घर का जो गाय भैंस है वो गोबर डाले जे, फसल अवशेष डाले जे, जिन्हें आप क्यों जा अपनी भाषा में गैरो गड्ढों को उधर जो रोड़ी बनाओ जे, गैरो गड्ढों को उधर जो रोड़ी बनाओ जे उसी खाद काम में ले जे। खाद और उर्वरक, उर्वरक आपाते जाने जे आजकल सबसे ज्यादा उर्वरकों यूरिया, यूरिया काम में ले जे, डीएपी काम में ले, डीएपी न मिले तो फिर सिंगल सुपर फास्फेट में काम चला ले जे। फास्फेट को कट्टो, फास्फेट को कट्टो तो काम चला ले जे। तो देखो खाद एवं उर्वरक, अच्छी सड़ी गली, अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद, अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद 10 से 15 टन, अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद 10 से 15 टन तथा 15 से 20 केजी नाइट्रोजन। भयो नाइट्रोजन कम काम में ले रहे जे, क्योंकि ये जो दलहनी फसल जने हरी खाद के रूप में भी उपयोग में हो जे। यहाँ के जान मान ले थोड़ी बहुत पड़े आई या कम पड़े आई तो फिर हेरा चलार काट दे जे, वो खेत में काट दे जे, जो हरी खाद का रूप में भी काम में हो जिया। जिसु इमक पहली
नाइट्रोजन स्थिरीकरण करवा की क्षमता हो जे तो जिसु काम में ले हो जे कम की जो जड़ा जने वहां राइजोबियम जीवाणु पाई जाओ जे जो वो नाइट्रोजन को निर्माण करे जे तो फिर बना बात क्यों काम में ले क्यों पैसा खर्च करा। तो देखो 15 से 20 केजी नाइट्रोजन दुगना कर दियो, 30 से 40 केजी फास्फोरस, 30 से 40 केजी पोटास। देखो 15 से 20 केजी नाइट्रोजन इका दुगना कर दिया, 30 से 40 केजी फास्फोरस, 30 से 40 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तो यह है खाद्य उर्वरक। अब देखो अंतराकृषि, अंतराकृषि में आपको मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा। अंतराकृषि का मतलब है खाद जो खरपतवार, खरपतवारों को नष्ट करना। तो देखो सभी दलहनी फसलों में, सभी दलहनी फसलों में जिस खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं उसका नाम है फ्लूक्लोरेलिन या पेंडिमिथाइलिन, फ्लूक्लोरेलिन या पेंडिमिथाइलिन। देखो बच्चों खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी आ जाए तो फ्लूक्लोरेलिन व पेंडिमिथाइलिन जिन्हें बेसालिन भी बोले, बेसालिन। तो देखो और खाद्यान्न फसल में आ जावे, खाद्यान्न फसल में आ जावे किस जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं? खाद्यान्न फसल में कैसे जैव उर्वरक का उपयोग करे जे? एजेटो बेक्टर, तो देखो जैव उर्वरक को क्वेश्चन आ जाता है तो खाद्यान्न फसलों में किस जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं? एजेटोबैक्टर एजोस्पेरिलियम, एजेटोबैक्टर एजोस्पेरिलियम। और दलहनी फसलों में आ जाए तो राइजोबियम प्रजाति, प्रजाति को मतलब से इक्कीस नरीक प्रजातियां काम में ले हो जाए, रेजकार मेथी में ले हो जाए राइजोबियम मेलिलोटी, सोयाबीन में ले हो जाए राइजोबियम जपोनिकम। ऐसे बहुत से हैं जिनमें इसकी प्रजाति काम में लेते हैं। और दान में अलग से बता दूंगा आपको, दान में नीलरी सेवाल एजोला, नीलरी सेवाल ने कहो जो खाजी आपने जाने खेलिए हुए या कड़े हमेशा ही पानी भरी रहे हुए, छोटो सेक्टर ज्यादा पानी भरी रहे हुए उड़े नीलरी सेवाल खाजी जम जाओ जी। एजोला एक जलीय पौधो जी, जल में उगो जी। इसका बारे में डिटेल से फिर बाद में बता दूंगा। और जैव उर्वरक, जैव
उर्वरक, जैव उर्वरक का अम्ल होचे राइजोबियम। हानिकारक कीट, फलीछेदक, पीतशिरा विषाणु रोग, पीतशिरा विषाणु रोग, पीतशिरा विषाणु रोग, पीतशिरा विषाणु रोग, ये सफेद मक्खी फैलाने का काम करती है पीतशिरा विषाणु रोग को। और हानिकारक कीट है फलीछेदक। छह से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज, 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये अपने मोट की फसल थी बच्चों। मोट की फसल में आपको कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक क्वेश्चन कर सकते हो अपनी क्लास में। तो देखो, पृथक्करण दूरी, पृथक्करण दूरी, पृथक्करण दूरी इसमें 10 एम पूछ सकते हैं। तो देखो, इसके बाद में जो अपना अगला जो टॉपिक है चना, चने की फसल है अपना जो अगला टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो, चना, चना कितने प्रकार का होता है? 2। कौन कौन से? एक तो आलू के साथ बनाओ जो, और एक दाल बनाओ जो, शाबाश। वह दाल बनाओ जो कशा चना हो जे, नहीं रंग कान को हो जे, भूरा, पीला, काला। और वह जो दूसरा मोटा चना हो जे, वह सफेद रंग का हो जे, माने क्यों जे काबुली चना, काबुली चना या मोटा चना। काबुली चना और मोटा चना के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा तने। चना अपना देसी चना के साथ साथ काबुली चना के बारे में भी तने डिटेल से बताऊंगा। तो देखो, वैज्ञानिक नाम चना, साइसर, साइसर एरेटिनम, साइसर एरेटिनम, साइसर एरेटिनम। हाँ, चना, चना, साइसर एरेटिनम। कुल, कुल लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान पहले बाद में लिखाएंगे। पहले काबुली चने का वैज्ञानिक नाम लिखेंगे कुल, काबुली चने का वैज्ञानिक नाम कुल। गुणसूत्र संख्या लिख लो इसमें, 2n बराबर 14, गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 14। अब मैं काबुली चने के बारे में लिखा रहा हूं आपको। यह है देसी चना, देसी चना। काबुली चना, काबुली चना। तो देखो, वैज्ञानिक नाम है साइसर
काबुलिकम, साइसर काबुलिकम, साइसर काबुलिकम, काबुली चने का ऐसे ही नाम मालूम चल जाएगा, काबुली कम, साइसर काबुलिकम। कुल वही है, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। इसके बाद में गुणसूत्र संख्या 51, देखो गुणसूत्र संख्या आ सकती है, गुणसूत्र संख्या आ सकती है। इसमें गुणसूत्र संख्या 51 बराबर 14 है, और इसमें जो गुणसूत्र संख्या है 51 बराबर 16 है, तो गुणसूत्र संख्या आ सकती है। काबुली चने की गुणसूत्र संख्या है 51 बराबर 16। इसके बाद में उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान, तो देखो उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, यह है उत्पत्ति स्थान। और डी कैंडोल, वैज्ञानिक है डी कैंडोल, वो भारतीय मानता है, लेकिन ज्यादातर जो वैज्ञानिक है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया मानते हैं, इसलिए जिसका उत्पत्ति स्थान है वो है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। इसका जो उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। अवयव एक बार समझ लियो, ये क्षण ज आपने अत्यता गाया गया 20 सेमी ऊंचा आ गया, 20 सेमी ऊंचा गया, तो मैं गियो मार खेते गियोर में उकी जो शाखा पत्तियां ये तोड़ियो, जिन्हें क्यों जा आपा लूण मर्ची मिला डीरिया खाबो। तो देखो लूण मर्ची मिला बाशु फैली, आपा उन्हें जो पत्ती ने खाऊंला तो यान खारी खारी लागली। तो देखो अंकुरित चने में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसु खारी खारी लगे। अंकुरित चने में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखना, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अर्थात मेलिक अम्ल व ऑक्जेलिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखो प्रोटीन 21%, प्रोटीन 21%, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मेलिक व ऑक्जेलिक अम्ल, मेलिक जो अम्ल है वो 90 से 95% पाया जाता है, जिसु वह जो पत्ती जने वह खारी खारी लगे। मेलिक अम्ल 90 से 95% पाई जाओगे, और ऑक्जेलिक अम्ल 5 से 10% पाए जाओगे। मेलिक व ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब आपने कोई को बिया हुए जिका पहली भी गोड़ा ने या गोड़ी ने दाल खुआओजे, तो इन्हें गोड़ा दाल भी कहोजे, गोड़ा दाल भी। याद न समझे तो
एनर्जी, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी की मात्रा भी ज्यादा पाई जाओजे जिसमें भी इन्हें गोड़ा दाल के होजे। और दलहनी फसलों का दलहनी फसलों का राजा, दलहनी फसलों का राजा भी सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोग में उबाड़ीजे जिसमें इन्हें राजा भी के होजे। क्या रंग जो ये 5-7 चीजें बता दी जो मैं इसे गोड़ा दाल भी कहते हैं। दलहनी फसलों का राजा भी कहते हैं। दलहनी फसलों का राजा भी कहते हैं। देखो दलहनी फसलों का राजा भी कहते हैं। ये थी अपने सामान्य संगठन। देखो 21% प्रोटीन, 21% प्रोटीन, दलहनी फसलों का राजा, गोड़ा दाल, और जो इसकी पत्तियां हैं अंकुरित चना है, अंकुरित चना है, इसकी पत्तियां हैं उसमें मेलिक व ऑक्जेलिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये था अपना सामान्य संगठन। प्रोटीन 21%, अंकुरित चने में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मेलिक व ऑक्जेलिक अम्ल 90 से 95%, 5 से 10%। इसे गोड़ा दाल भी कहते हैं, दलहनी फसलों का राजा भी कहते हैं। इसके बाद में जलवायु, आप सभी को मालूम है जो चना है कब बोते हैं? रबी ऋतु की फसल है, रबी में बोते हैं ना। तो देखो यह रबी ऋतु की फसल है। देखो यह रबी ऋतु की फसल है। फसल बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तथा बढ़वार व पकते समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आज की क्लास जलवायु तक की है। कल चने के बारे में विस्तार से और बताऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा क्लासों को देखा करो। कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन किया करो।